कैसा ये इश्क है। रूहेल की बात पे लड़की जल्दी से घबराहट से रूहेल को देखते हुए कुछ सोचने लगी थी, लेकिन रूहेल सिर्फ लड़की को घूर रहा था। रूहेल को घूरते देख लड़की धीरे से बोली, सर, जहां से ये सब आई हैं, मैं भी वहीं से आई हूं। बस फर्क इतना है, ये अपनी मर्जी से आई हैं और मैं जबरदस्ती, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन अफसोस मेरे पास पैसे कमाने का भी कोई साधन नहीं था और फिर पैसों के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रूहेल लड़की की बात बड़े ही गौर से सुन रहा था। जब अचानक ही लड़की रुकी तो रूहेल उसके बालों में अपनी उंगली उलझाते हुए बोला, तो तुम्हें लगा तुम्हारा मास्टर तुम्हें कोई काम देगा, लेकिन फिर उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया, एक नाचने वाली बना के, है ना? रूहेल की बात पे लड़की जल्दी से बोली, पर आपको कैसे पता सर? रूहेल लड़की की बात पे उसको घूरते हुए बोला, यहाँ आने वाले परिंदे के भी पंख गिने जाते हैं और तुम तो इंसान हो। रूहेल की बात पे लड़की फिर से नीचे देखने लगी थी। लड़की को नीचे देखता पाकर रूहेल धीरे से उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए प्यार से बोला, अब तुम्हें लग रहा होगा, अगर मुझे सब पता था तो मैं तुम्हें डरा क्यों रहा हूं? रूहेल की बात पे लड़की ने फिर ऊपर देखा और धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, पर आप प्लीज प्रेसिडेंट से कुछ मत कहना। लड़की की बात पे रूहेल ने फिर से लड़की को देखा और कुछ देर तक उसको अपनी आंखों में बसा के वापस चला गया था। लड़की सिर्फ रूहेल को जाता हुए देख रही थी, क्योंकि अब उसको नहीं पता था वॉयलेट डेविल्स क्या करने वाले हैं। मुंबई शाम के 5 बज रहे थे। चारों तरफ झिलमिल करता मुंबई एक अलग सी रोशनी बिखेर रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें नजर आ रही थीं। उसी के बीच एक छोटी सी गाड़ी हाईवे पे दौड़ती हुई बीच की तरफ जा रही थी। उस गाड़ी में बैठी कियारा, जिसकी आंखें आज अलग ही खुशी से चमक रही थीं, बार बार अपनी आंखें झपका के बाहर देख रही थी। साइड में बैठी अंजू उसको सब कुछ बता रही थी। अंजू जानती थी अब तक कियारा को ढूंढने के लिए पूरी दिल्ली लग चुकी होगी, लेकिन उमा सब कुछ बहुत अच्छे से जानती थी। उसने सब सोच समझ के प्लान करा था। जहां से उमा ने अंजू को निकाला था, वहां ना तो कैमरा था और ना ही कोई सिक्योरिटी, क्योंकि ये सुरंग बहुत ज्यादा इमरजेंसी में बनवाई गई थी और घर के कुछ चुनिंदा लोग ही इस सुरंग के बारे में जानते थे, जो कि अब जिंदा भी नहीं थे और अब सिर्फ उमा थी जो यहाँ के बारे में जानती थी। कियारा का कोई भी फोटो नहीं था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसको तहखाने से बाहर आने ही नहीं दिया गया था। और आज अचानक से जब उसने अपने सामने इतना कुछ देखा था तो कियारा समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या देखे क्या छोड़े, क्योंकि आज से पहले इतना सब उसने जिंदगी में भी नहीं देखा था। वहीं अंजू जबरदस्ती कियारा को कंट्रोल कर रही थी। कियारा का एक हाथ अंजू के हाथों में था, क्योंकि अगर अंजू कियारा के हाथ पे जरा भी ढील देती तभी कियारा बाहर की तरफ भागती थी, क्योंकि आज पहली बार वो ये दुनिया देख रही थी और उसके लिए सब अलग सा था। कियारा के चेहरे पे मास्क था, जिससे सिर्फ उसकी अवकेडो ग्रीन आईज दिख रही थी। अंजू बार बार चारों तरफ देख रही थी, क्योंकि उसको पता था पूरा दिन हो गया है और अब ये खबर मुंबई भी पहुंच ही गई होगी। इसलिए अंजू कैसे भी करके बीच में पहुंचना चाहती थी। फिलहाल उसको अपनी जान की फिक्र नहीं थी, सिर्फ फिक्र थी तो कियारा की, क्योंकि वो जानती थी उमा ने जिसकी इतनी जिम्मेदारी उसको दी है, वो कोई आम सी लड़की तो हो नहीं सकती। इसलिए अंजू की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। थोड़ी देर बाद अंजू और कियारा बीच पे खड़ी थी और कियारा अभी भी चारों तरफ देख रही थी। अंजू कियारा के दिल का हाल समझ रही थी, इसलिए वो बार बार कियारा को शांत रहने का इशारा कर रही थी। जिस टाइम उमा ने बताया था उससे आधा घंटा ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब तक कोई भी जहाज नहीं आया था। क्या उमा को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमा एक समझदार औरत थी और वो कियारा के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती थी जिससे कियारा की जान को खतरा हो। और फिर थोड़ी देर बाद अंजू को एक जहाज नजर आया जो को थोड़ी दूर पे था। वो नीला जहाज था जिस पे विंग्स बनी हुई थी। अंजू के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ गया थी। अंजू की नजर अचानक ही कियारा के ठीक पीछे पड़ी, जहां पुलिस खड़ी हुई थी। अंजू की धड़कनें अचानक तेज हो गई थी। उसने जल्दी से कियारा का हाथ पकड़ा और जल्दी से जहाज की तरफ ले जाते हुए बोली, कियारा, जाके उस जहाज के किसी भी कोने में छुप जाओ और जहां ये जहाज रुकेगा तभी बाहर आना। उससे पहले बाहर आने की जरूरत नहीं, समझ आया?
अंजू की बात पे कियारा ने कोई सवाल नहीं करा और अपने मुस्कुराते चेहरे से जहाज के अंदर जाके छुप गई। ये जहाज शायद कुछ ज्यादा ही अलग था, इसलिए इसके पास कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से जहाज में ज्यादा लोग भी नहीं थे। जहाज बिल्कुल खाली पड़ा था। अंजू को ये बात अजीब लगी थी, लेकिन उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि पुलिस को देख के उसकी हालत खराब हो रही थी। अंजू ने एक बार फिर चारों तरफ देखा तो कियारा जहाज में जाके छुप चुकी थी। अंजू ने गहरी सांस ली और वहां से चुपचाप निकल गई। अंजू के जाने के बाद बीच पे एक और जहाज आके रुका था जिसका रंग भी नीला था। उस जहाज को देखते ही काफी सारे लोग उसने चढ़ने लगे थे, लेकिन पुलिस ने सबको रोक दिया था और पहले जहाज की तलाशी ली थी, लेकिन उनको कहीं भी कुछ नहीं मिला था। और फिर अचानक ही उनकी नजर सामने पड़ी जहां वो विंग्स वाला नीला जहाज खड़ा हुआ था। एक कांस्टेबल जल्दी से पुलिस ऑफिसर को देखते हुए बोला, सर, एक बार उस जहाज को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वहां वो लड़की मिल जाए। कांस्टेबल की बात पे पुलिस ऑफिसर जल्दी से बोले, दिमाग खराब है तुम्हारा? उस जहाज पे विंग्स देख रहे हो? मतलब ये किसी बड़े आदमी का जहाज है जो किसी काम से यहां से निकल रहा है, और तुम्हें नहीं लगता इसको रोक के हमें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है? पुलिस ऑफिसर की बात पे कांस्टेबल चुप हो गया था और हर जगह छानने के बाद भी उन्हें कियारा का पता दूर दूर तक नहीं चला था। वहीं अब वो नीला विंग्स वाला जहाज आगे बढ़ने लगा था और जहाज में बैठी कियारा के दिल में गुदगुदी उठ रही थी। उसको सब बहुत अजीब लग रहा था। जहाज में बैठे सब आदमियों ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पे भी मास्क लगे हुए थे। वहीं लड़कियों के व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उनके चेहरे पे भी मास्क लगे हुए थे। लेकिन जहां कियारा थी वो जहाज का सबसे पीछे वाला हिस्सा था, इसलिए यहाँ कोई नहीं आया था। जब कियारा को आसपास शांति का एहसास होने लगा तब उसने हल्की सी आंखें खोल के ऊपर देखा तो दूर से दूर तक सिर्फ नीला समंदर नजर आ रहा था। कियारा की आंखें हैरानी और डर से फैल गई थीं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने मुंह पे अपने दोनों हाथ रख के खुद को शांत कर लिया था, क्योंकि उसकी मापी ने कहा था उसको कुछ भी नहीं बोलना है। जब तक वो उस औरत से नहीं मिलेगी उसको चुप रहना था। वहीं अब कियारा बड़े गौर से समंदर को देख रही थी। दूर दूर तक फैला नीला समंदर और सामने डूबता सूरज एक अलग ही खूबसूरती बिखेर रहा था। कियारा की अवाकेडो ग्रीन आइज में सामने सूरज की हल्की हल्की शैडो दिख रही थी। कियारा के लिए ये सब सुनहरा सपने जैसा था जिसको वो हमेशा देखना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, वरना उसकी टीचर हमेशा उसको पढ़ते हुए बताती थी, समंदर जैसा कुछ होता है, वो इतना गहरा और नीला है जिसका पता किसी को भी नहीं है। कियारा अपने मन में कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, इसका मतलब मेम सही कहती थी और मापी भी सच कहती थी। मतलब सच में ये समंदर होता है और ये गहरा भी होता है। अगर मैं इसमें गिर गई तो? नहीं। कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपनी ड्रेस को पकड़ लिया था, क्योंकि जब भी उसको डर लगता था वो हमेशा ही अपनी ड्रेस पकड़ के अपनी आंखें बंद कर लेती थी। और अभी भी उसको जो समंदर इतना खूबसूरत लग रहा था, अब वो समंदर उसको डरा रहा था। कियारा ने अपनी चादर ली और उसको अपने सर पे लपेट के नीचे बैठ गई, क्योंकि अब उसको डर लग रहा था कहीं वो समंदर में ना गिर जाए। इसलिए उसने चुप बैठने में ही अपनी भलाई जानी थी। और फिर ना जाने कब शाम रात में बदल गई थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। अब चारों तरफ नीला समंदर काला हो चुका था, लेकिन कियारा गहरी नींद सो रही थी। स्काई आइलैंड आरोन अपना लाइटर अपने हाथों में घुमा रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो कि किसी को नहीं पता था। सामने बैठा आर्यन एक फाइल उसके सामने करते हुए बोला, आरोन, हमारी पेरिस वाली कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी सही चल रहा है, लेकिन लंदन में पिछले एक हफ्ते में हमारी कंपनी के कुछ गिरावट आई है। आरोन ने अपना लाइटर टेबल पे रखा और आर्यन को देखते हुए बोला, इसमें कुछ नया है? आरोन की बात का मतलब समझते हुए आर्यन जल्दी से बोला, मतलब? आरोन अपनी सिगरेट को अपने होंठों के बीच दबाते हुए बोला, मतलब ही समझने में रह जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, आरोन, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्यन अपनी नजरें नीचे करे हुए बोला तो आरोन ने अपनी गहरी और ठंडी नजर आर्यन पे डाली और अपनी सिगरेट लेके बालकनी में जाते हुए बोला, मुंबई से कोई शिप आ रहा है।
आरोन की बात पे आर्यन कुछ याद करते हुए बोला, हाँ आ रहा है। ब्लू विंग्स के मेंबर आ रहे हैं, लेकिन आरोन वो कोकेन लेके आ रहे हैं। आर्यन की बात पे आरोन ने सिगरेट नीचे फेंकी और आर्यन की आंखों में देखते हुए बोला, रियली? नोट रियली। आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, आरोन तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, आई थिंक यू शुड लीव वॉयलेट डेविल्स गैंग। आरोन की बात पे आर्यन ने जल्दी से अपनी नजरें उठा के आरोन को देखा और थोड़ा कंफ्यूजन से बोला, तुम कहना क्या चाहते हो आरोन? साफ साफ तो कहो। पूरे वॉयलेट डेविल्स गैंग में एक आर्यन ही ऐसा था जिसकी बात आरोन सुन लेता था और जो आरोन के सामने बोल पाता था, वरना इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। आर्यन की बात पे आरोन अपनी गन को निकालते हुए बोला, जो शिप सुबह हमारे एरिया में आएगा वो किसी ब्लू विंग्स मेंबर गैंग का नहीं है। वो घुसपैठिए हैं जो कि अटलांटिस के अंडर काम करते हैं और कल सुबह यहाँ आके हमारे आइलैंड को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। ये सब कहते हुए आरोन के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी जो कि आर्यन को भी डरा रही थी। आर्यन धीरे से बोला, आरोन मुझे लगता है हमें वहीं उनको खत्म कर देना चाहिए। यहाँ आने का इंतजार किस लिए कर रहे हैं हम? आर्यन की बात पे आरोन मुस्कुराते हुए बोला, इस बार उन्होंने यहाँ आने के लिए लॉजिक लगाया है तो क्यों ना उनकी सजा भी अलग तरीके की होनी चाहिए। इतना कह के आरोन ने फिर से अपनी सिगरेट सुलगा ली थी और आर्यन आने वाली सुबह का इंतजार कर रहा था। न्यू दिल्ली राठौर मेंशन कियारा के जाने के बाद उमा कियारा के रूम में आ गई थी और उसके बिस्तर के आगे लेट गई थी। अब आने से ऐसा लग रहा था जैसा उमा बेहोश थी। वहीं रीमा, जो कि बहुत महंगी साड़ी पहन के कियारा के कमरे में उसको देखने आई थी। अचानक उमा को देख के उसका दिमाग खराब हो चुका था। रीमा गुस्से से उमा को आवाज देते हुए बोली, उमा ये क्या तरीका है? ऐसे क्यों लेटी हो यहाँ? और वो लड़की किधर है? रीमा की बात पे अभी भी उमा ने आंख नहीं खोली थी। रीमा ने गुस्से से साइड में रखा, जग उठाया और सारा पानी उमा के चेहरे पे डाल दिया, जिससे उमा घबरा के उठी थी। सामने रीमा को देख के उमा जल्दी से बोली, बड़ी मालकिन आप कब आई? और कियारा कहाँ है? उमा के मुंह से कियारा का नाम सुन के रीमा की आंखें गुस्से से भर गई थी। रीमा ने नफरत से उमा को देखा और उसके बाल पकड़ते हुए नफरत से बोली, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसको भगाने की? मुझे पागल समझती है तू? हाँ, कहाँ है वो? मुझे वो वापस चाहिए, कैसे भी वापस चाहिए। मेरे सामने ड्रामा करती है तू? रीमा पागलों की तरह उमा पे झपट पड़ी थी। अब तक उसने ना जाने कितने थप्पड़ उमा को मार लिए थे, लेकिन उमा ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उमा सिर्फ यही कह रही थी, किया ने गुस्से में उसके सर पे मारा और तब से कियारा गायब है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। अब घर के सब मेंबर को पता चल गया था, कियारा घर से भाग गई और अब पूरा राठौर परिवार पागल सा हो गया था। राजीव और रीमा ने उमा के साथ वो सब किया था जिससे उमा अपना मुंह खोल सके, लेकिन उमा ने अब तक अपनी बात नहीं बदली थी, क्योंकि आज उसकी जान भी चली जाती तो वो अपनी किया का पता किसी को नहीं दे सकती थी। अभी भी दिल्ली, मुंबई और आसपास सब कियारा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कियारा तो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी, बहुत ज्यादा दूर, जिसका पता तो राठौर परिवार को सपने में भी नहीं चलने वाला था। आखिर कैसे कियारा और आरोन का आमना सामना होगा? क्या राठौर परिवार ढूंढ निकालेगा कियारा को? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।